नमस्कार, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपका स्वागत करता हूं। आज 3 मार्च सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय शेयर बाजारों के अंदर क्या आगे होने की संभावनाएं बन रही है और आपको किन बातों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर नजर डाल लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में यदि हम अमेरिकी बाजारों के ऊपर नजर डालें तो कल अमेरिकी बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसका एक कारण यह भी था कि कल अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल बैंक के चेयरमैन जेफ पोवेल का जो स्टेटमेंट आया और वो दर्शाता है कि वो रशिया और यूक्रेन के वॉर और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद वो अपने अमेरिकी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की यानी कि ब्याज दरों की बढ़ाने का जो उनका टारगेट है, जो कि वो मार्च में बढ़ाने जा रहे हैं, वो कायम रहेगा। और वो जो एनालिस्ट और जो मार्केट एक्सपर्ट्स लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन जता रहे थे, वो घटाकर अब 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% से घटाने की उम्मीद जेफ पोवेल यानी कि अमेरिकी फेडरल बैंक में अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ने अपने स्पीच के द्वारा सूचित किया। इसके अलावा यदि हम एशियन मार्केट्स के ऊपर नजर डालें, एशियन मार्केट्स के अंदर मिला जुला माहौल देखने को मिल रहा है। और यदि हम इंडियन मार्केट्स के अंदर नजर डालें तो आपको याद होगा कल हमने कुछ स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा की थी और आपसे कहा था बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ी तेजी अभी आने वाले ट्रेडिंग डेज के अंदर संभवतः नहीं नजर आ रही और बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली जारी रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी 35,800 के लेवल एक अच्छी गैप अप के साथ खुलने के बावजूद अभी एक रेड साइन यानी कि लगभग अभी लगभग आधा प्रतिशत की कमजोरी दिखाते हुए नजर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पर भी उपलब्ध है और बैंक निफ्टी अभी लगभग आधा प्रतिशत की कमजोरी दिखाते हुए नजर आ रही है। और इसके विपरीत यदि हम निफ्टी के ऊपर नजर डालें तो निफ्टी के अंदर अभी फ्लैटिश और थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा बैंक निफ्टी के ऊपर। और इसी के साथ ही हमने आपसे कल कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी और इतने वॉलेटिलिटी वाले बाजार के अंदर भी वो सभी स्टॉक्स एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें टाटा स्टील लगभग 2.25% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहा है। हिंडाल्को लगभग 1% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगभग 1.5% की तेजी, जेएसडब्ल्यू स्टील में लगभग 1.77% की तेजी देखने को मिल रही है और लगभग सभी मेटल स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है आपको हमारा बैंक निफ्टी और मेटल स्टॉक्स के अंदर जो हमारा एनालिसिस था वो अच्छा लगा होगा। तुषार, आपने मेटल स्टॉक्स के ऊपर एक जबरदस्त एनालिसिस दिया था और मुझे याद है कि पिछले फ्राइडे को ही आपने मेटल के ऊपर अपना एक एनालिसिस दिया था, जब कॉपर के भाव एमसीएक्स के ऊपर और अंतरराष्ट्रीय भाव के स्तर के ऊपर कोई ज्यादा तेजी नहीं दिखा रहे थे और वो 760-62 रुपए के आसपास चल रहे थे। उस वक्त आपने इस कॉपर के अंदर 790 और 810 के भाव दिए थे पिछले सप्ताह। मेटल एनालिसिस का ये शो लाइव शो था, इसको भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और देखिए आज थर्सडे हुआ है, 4 दिन के अंदर 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कॉपर ने 810 रुपए का भाव लगा दिया, जो आपका सेकंड टारगेट था। और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं कि आपने जबरदस्त एनालिसिस से दर्शकों को बहुत लाभ पहुंचाया, चाहे हिंदुस्तान कॉपर हो, वेदांता हो, टाटा स्टील हो या जिंदल स्टील हो, इन सभी पर जबरदस्त लाभ कमाया। एक और आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जब अब जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिकल टेंशन बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं और 8वां दिन है रशिया एवं यूक्रेन के बीच के लड़ाई का और 8 दिनों के अंदर अभी कोई कॉन्क्रीट नतीजा नहीं निकला है, तो इसके अंदर आगे भी 2-3 दिन 4 दिन हो सकता है कि लड़ाई जारी रहे और उसके अंदर कुछ ज्यादा कॉम्बिनेशन नजर आए और इससे बाजारों के अंदर अनिश्चितता तो रहेगी। लेकिन क्या मेटल स्टॉक्स के अंदर अभी भी कुछ जान बाकी है, या जिन्होंने आपकी सलाह से माल खरीदा था क्या वो मुनाफा वसूल कर ले या थोड़ा सा रुक जाए? एक बिल्कुल स्पष्ट रूप पे आपकी एक छोटा आंसर तुषार। जी बिल्कुल, मेटल स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी अपवर्ड मूव एक तरफा बढ़त देखने को मिली है और
जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स कम रिस्क और थोड़ा कम रिस्क प्रेफर करते हैं तो वो अपनी पोजीशंस का लगभग 50% तो प्रॉफिट जरूर बुक कर ले, और जो रिमेनिंग 50% है उसके अंदर वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करे तो बेहतर रहेगा, जिससे कि उनका मुनाफा कहीं नहीं जाएगा। और इन केस अगर मार्केट के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है मेटल सेक्टर के अंदर तो उनका मुनाफा सिक्योर रहेगा। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मेटल स्टॉक्स को नजर रख रहे हैं वो इसको जरूर होल्ड कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे। और जैसे कि हम रोज हमारे चैनल पर लाइव आते हैं तो हम इसके अंदर आपको रेगुलर अपडेट भी देते रहेंगे, स्पेशली मेटल सेक्टर के अंदर भी। और इसी के साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए आज रशिया और यूक्रेन के पीस टॉक होने जा रही है, और जिसका आउटकम आते आते लगभग एक दिन लग जाएगा। तो हमें उस पीस टॉक्स के ऊपर भी पूरे वर्ल्ड की नजर रहेगी। अगर उसके अंदर कोई सीज फायर या फिर कुछ डी एस्केलेशन या फिर पीस की इशारा होता है तो वो ना केवल भारतीय शेयर बाजार अपितु पूरे वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। लेकिन मौजूदा स्थितियों के अगर हम नजर डालें तो उसकी आशंकाएं अभी थोड़ी कम ही नजर आ रही है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम ही है। इसलिए अपने पोजीशंस को हेज कर चले और बहुत बड़ी तेजी के लिए कोई भी बड़ी पोजीशन लॉन्ग पोजीशंस ना रखे तो बेहतर रहेगा। तुषार का कहना है कि पुतिन किसी भी कीमत पे मानने वाले इंसानों में से नहीं है और वो रशियन प्रेसिडेंट और यूक्रेन के अंदर अभी कोई तुरंत समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा यदि हम देखें कि रशियन इकोनॉमी और रशियन गवर्नमेंट को जो अभी तक इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और ग्लोबली जो अभी तक लॉस झेलने को मिला है, चाहे वो करेंसी को लेकर हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर हो या फिर एसेट्स फ्रीजिंग को लेकर हो, तो वो ऑलरेडी यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत कॉस्ट इंकर कर चुका है रशिया के लिए। और इस मौके पर अगर वो झुकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो रशिया और पुतिन उसके फेवर में रहेंगे, क्योंकि ये वो कॉस्ट एक तरीके से रशिया की अभी तक जो भी इनकर हुई है वो एक तरीके से वेस्ट और जीरो हो जाएगी। तो इसलिए जब तक उनको कुछ उनका एम इधर पार्शली या फुल्ली वो अचीव नहीं कर लेते, मुझे नहीं लगता कि रशिया अभी झुकने वाला है। कुल मिलाकर तुषार का व्यू है कि रशियन ने जो कॉस्ट उठाई है यूक्रेन पर हमला करने पे, पूरे विश्व ने जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, चाहे स्विफ्ट के रूप के अंदर, चाहे उनकी संपत्तियों को जब्त करना या फिर उनके बैंक्स को रोकना या उनके सारे इन्वेस्टमेंट को रोक देना, वो कॉस्ट ऑलरेडी रशिया को ने झेल ली है। अब जब तक कोई कॉन्क्रीट फेवरेबल नतीजा रशिया के फेवर में नहीं आएगा, रशिया लगातार हमले करता रहेगा। अब ये देखना है कि यूक्रेन कितनी जल्दी उसकी बात मान लेता है या फिर यूक्रेन का साथ पूरा विश्व अब फाइनल बैटल के रूप में आ जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन पूरा वर्ल्ड इस समय दो खेमों में बटा हुआ है और ये एक भयानक स्थिति है। गौरतलब है कि यूक्रेन सोवियत रूस का 91 से पहले हिस्सा था, लेकिन 1991 के बाद रशिया के 15 अलग अलग हिस्से हुए, उसमें यूक्रेन भी एक था। और यूक्रेन यूरोपियन संघ में और नीटो में शामिल होना चाहता है, जबकि रशिया इसका विरोध करता है। रशिया का कहना है कि नीटो के अंदर यदि यूक्रेन शामिल होता है तो नीटो से संबंधित सभी देश उसके लिए सभी तरह की मदद करेंगे और अमेरिका भी उसके बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। वो इसको कतई मंजूर नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इसके अंदर इफ एंड बट और पूरा वर्ल्ड दो खेमों में बटा हुआ है। क्या रशिया को अमेरिका या यूरोप के नीटो के रूप में अपने बॉर्डर पे आ जाना चाहिए उसको, और या फिर अपना रशिया की बात यूक्रेन को मान लेनी चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों, लेकिन इसका असर चाहे एग्रो कमोडिटीज हो, चाहे मेटल हो, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी हो, देखने को पड़ रहा है। भारत के लिए भी एक बड़ा खतरे का सबब है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी इससे बड़ी परेशान होगी। जैसे ही 5 राज्यों के इलेक्शंस खत्म होंगे, एक बड़ी पेट्रोल और डीजल के अंदर इजाफा होने की उम्मीद है। इससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ेगा।